हेलो गाइस, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने एलपीपी से सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए बताया था। आज हम जानेंगे कि एलपीपी से सिंपलेक्स मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी बाय सिंपलेक्स मेथड। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एलपीपी को सॉल्व करने के लिए सिंपलेक्स मेथड से स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, जो कि ज़रूरी है। अगर नहीं होता तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमाइज z equal to 3x1 plus 2x2. Okay. Subject to constants लेते हैं x1 plus x2 less than equal to 4, x1 minus x2 less than equal to 2, and x1 x2 greater than equal to 0। तो चलिए ये क्वेश्चन है मेरा है मैक्सिमाइज z इक्वल टू ये सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। मेरा दो इनइक्वालिटीज़ है। पहले मैंने बताया था कि एलपीपी को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन में होना चाहिए। बीएससी में कई बार क्वेश्चन आते हैं जो कि सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए होते हैं एलपीपी के में। चलिए पहला स्टेप मेरा सॉल्यूशन करते हैं। तो स्टेप पहला है मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी हम लोग करते हैं, पहले वो देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी में है कि नहीं। तो मैक्सिमाइज यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी के लिए जो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होना चाहिए वो मैक्सिमाइज में होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा जो z है वो मैक्सिमाइज में है। मैक्सिमाइज z मैक्सिमाइज इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2। आगे देखते हैं सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। हमारा सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स जो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमेशा इक्वेशन में एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, जैसे कि x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ पे स्लैग वेरिएबल का यूज़ करेंगे। प्लस s1 इक्वल टू दूसरा इनइक्वालिटीज लेंगे x1 माइनस x2। यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो प्लस s2 स्लैग वेरिएबल का यूज़ करेंगे इक्वल टू 2, वेयर x1 x2 s1 and s2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए अब हम लोग इस जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी है उसको सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी को सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें टेबल तैयार करना होगा, जैसे कि देखते हैं सी बी एक्स बी x1 x2 s1 s2। सिंपलेक्स मेथड में कुछ जब टेबल बनाते हैं तो कुछ टर्म्स आते हैं जिनको जानना ज़रूरी है। यहाँ पे हमारा आ गया minimize
t by xi where xi ग्रेटर देन ऑलवेज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे हम देखते हैं जो टर्म है b, ये हो गया मेरा बेसिक वेरिएबल। बेसिक वेरिएबल कौन सा हो गया? ये जो x1, यहाँ पे जो मेरा z मैक्स है, वहाँ पे x1 x2 ये सब बेसिक वेरिएबल हो गया। और यहाँ जो मैंने कॉन्स्टेंट्स में जो s1 ऐड किया है और s2 ऐड किया है, तो उसको z मैक्स में 0 कोफिशिएंट के साथ ऐड कर देंगे। s1 प्लस 0 s2 0 कोफिशिएंट के साथ यहाँ पे ऐड कर देंगे। और ये जो बेसिक वेरिएबल हो जाएगा वो x1 x2 s1 s2 इस सारे जो हैं वो बेसिक वेरिएबल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम वही वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे जो हमने अलग से इसमें z मैक्स में ऐड किया है। तो s1 s2 यहाँ पे जो cb है वो बेसिक वेरिएबल जो हमने यहाँ पे लिया है उसका कोएफिशिएंट जो रहेगा वो मेरा cb में रहेगा। तो s1 का कोएफिशिएंट हो जाएगा यहाँ पे 0, s2 का कोएफिशिएंट हो जाएगा ये 0। अब xb जो है, xb है हमारा जो RHS में जो कांस्टेंट है, जैसे कि यहाँ RHS में मेरा कांस्टेंट है 4 2, तो ये जो कांस्टेंट है RHS में वो मेरा xb में आ जाएगा 4 2। x1 का कोएफिशिएंट हो जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, x2 का कोएफिशिएंट 1 माइनस 1, s1 का 1, यहाँ पे s2 नहीं है, इसमें इस इक्वेशन में s2 नहीं है तो 0, यहाँ पे s1 नहीं है, s1 नहीं है तो s2 का 1 हो जाएगा, s1 यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, s1 1 हो जाएगा, s2 0 हो जाएगा। और यहाँ s2 सॉरी यहाँ s2 0 हो जाएगा अगर, और यहाँ पे s1 नहीं है तो s1 0 हो जाएगा और s2 है, s2 1 हो जाएगा। ये हो गया मेरा सिंपलेक्स टेबल। वैसे हम जितना देख रहे हैं ये सारे हमारे रोज़ हैं और कॉलम हैं। तो चलिए एक रो और बना लेते हैं जो कि है CJ। तो CJ हमारे जो z मैक्स में आएगा कोएफिशिएंट सारा वो आ जाएंगे 3 2 0 0, ठीक है। यहाँ पे 3 2 0 0 ये मेरा हो गया कोएफिशिएंट z से। अब s2 हो गया, ये मेरा बन गया सिंपलेक्स टेबल। और इस सिंपलेक्स टेबल को नाम देंगे हम लोग, ये मेरा स्टेप 2 में आता है इनिशियल सिंपलेक्स टेबल, ठीक है। इनिशियल सिंपलेक्स टेबल हो गया ये। और अब हम क्या करेंगे कि ZJ निकालेंगे। ZJ निकालने के लिए हमें CB इंटू XI होना चाहिए। CB इंटू XI का समेसन होगा CB, जैसे कि देखते हैं CB है 0, XI यहाँ इसका x1 का निकाल रहे हैं तो XI ये हो जाएगा x1 हो जाएगा 0 इंटू 1 0 प्लस 0 इंटू 1 0, 0 प्लस 0 0 इक्वल टू 0। वैसे ही इसमें आ जाएंगे 0 इंटू 1 0, 0 इंटू माइनस 1 0, ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, यहाँ भी हो जाएगा 0। अब हम निकालेंगे CJ माइनस ZJ। CJ माइनस ZJ, CJ मेरा ये है और ZJ यहाँ है। 3 माइनस 0 आ जाएगा 3, 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि CJ माइनस Z का जो हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है। CJ माइनस Z का हाईएस्ट वैल्यू ये हो गया मेरा 3, ये हो जाएगा मेरा, ये मेरा 3 हो जाएगा की कॉलम। ये जो कॉलम हो जाएगा ये मेरा की कॉलम हो जाएगा। और जब की कॉलम हो जाएगा तो अब हम निकालते हैं इसी कॉलम की मदद से
जो है एक्स बी बाई एक्स आई का रेशियो निकलेगा। एक्स बी बाई एक्स आई का रेशियो निकालते हैं तो एक्स बी बाई एक्स बी है यहाँ 4 एक्स आई, ये कॉलम में जो एलिमेंट है वो एक्स आई की जगह आ जाएगा, 4/1 हो जाएगा, 4/1 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ 2/1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं जो रेशियो मिनिमम है, यहाँ पे 2 जो है वो मिनिमम है, तो उसके सामने जो रो है वो, और जो ये कॉलम है की कॉलम, ये की रो हो जाएगा। इस दोनों का इंटरसेक्शन जो हो गया वो ये हो गया। यहाँ पे आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, बस बता दे रहा हूँ। एक की कॉलम हो गया, सॉरी की एलिमेंट हो जाएगा, ये की एलिमेंट हो जाएगा। ये जो की एलिमेंट 1 है, ये की एलिमेंट इस रो का 1 हो गया जो कि मिनिमम है, एक्स बी बाई एक्स आई का रेशियो है मिनिमम। तो जिस रो का ये एक्स बी बाई एक्स आई का वैल्यू मिनिमम है वो रो मेरा बाहर आ जाएगा, बाहर हो जाएगा। और यहाँ पे जो कॉलम का वेरिएबल है जैसे कि x1, ये मेरा अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हम लोग लिख लेते हैं कि एलिमेंट इक्वल टू की एलिमेंट हो जाएगा मेरा 1 और आउटगोइंग वेरिएबल इक्वल टू, आउटगोइंग वेरिएबल मेरा ये हो जाएगा, देखिए ये मैं एरो दे देता हूँ, ये बाहर आ जाएगा S2, और इनकमिंग वेरिएबल यहाँ पे ये S2 बाहर निकल जाएगा, और ये जो कॉलम है, कॉलम का जो वेरिएबल है S1 X1 वो अंदर आ जाएगा, इनकमिंग वेरिएबल इक्वल टू X1। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो Cj माइनस जेड से है उसका वैल्यू जब तक मेरा निगेटिव या फिर ज़ीरो नहीं आ जाए तब तक हम सिंप्लेक्स मेथड से सिंप्लेक्स टेबल बनाते हुए आगे कैलकुलेशन करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, चलिए आगे दूसरा सिंप्लेक्स टेबल बनाना पड़ेगा। आइए, मैंने यहाँ ऑलरेडी एक टेबल बनाया है जो कि बी सी बी एक्स बी x1 x2 s1 s2 और मिनिमम एक्स बी बाई एक्स आई है। यहाँ पे सी जे मेरे आ जाएगा, सेम आ जाएगा जो कि यहाँ पे कोएफिशिएंट है जेड मैक्स का 3 2 0 0। अब यहाँ क्या करते हैं, मेरा इनकमिंग जो वेरिएबल था, यहाँ इनकमिंग वेरिएबल x1 किसके जगह, s2 के जगह। यहाँ पे s2 के जगह इनकमिंग जो वेरिएबल था x1 उसको लिखेंगे, और यहाँ पे s1 है, s1 हो गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ जो मेरा की एलिमेंट है उसको 1 बनाना है, की एलिमेंट को 1 बनाना है, और उसके आसपास मतलब कि उसके ऊपर उस जो 1 है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उस कॉलम में जो भी एलिमेंट है उसको 0 बनाएंगे, की एलिमेंट को छोड़कर जो भी एलिमेंट होगा उसको 0 बनाएंगे। तो पहले इस की एलिमेंट को 1 बना देते हैं। यह यहाँ देखना है कि जो की एलिमेंट है हमारा वो ऑलरेडी 1 है, तो 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है। यदि यहाँ 2 रहता तो 2 से डिवाइड, यहाँ से पूरे रो को, यहाँ XB से लेकर S2 तक पूरे रो को, इस रो को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ 1 बन जाता है। लेकिन यहाँ मेरा ऑलरेडी 1 है तो इसको जो है वही लिख देंगे। और यहाँ देख रहे हैं कि मेरा x1 का कोएफिशिएंट हो जाएगा 3। अब XB से आगे बढ़ेंगे, XB से जो भी यहाँ पे 1 है, 1 तो ऑलरेडी है तो सेम वही हो जाएगा, XB 2 1 -1, यहाँ पे 0 और ये 1, ठीक है। अब S1 के लिए देखते हैं, S1 का जो ये तो CB हो जाएगा, वही हो जाएगा कोएफिशिएंट। XB से देखते हैं, तो यहाँ पे जो हमको इसको 0 बनाना है, इसके मेथड से, सॉरी इसके हेल्प से
इस 1 को इसके हेल्प से 0 बनाना है। तो अगर यहाँ पे 1 है तो 1 x1 में 1 है, x1 में यहाँ 1 है, इन दोनों को अगर माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, इसको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 0 बन जाएगा कि नहीं। चलिए करते हैं। यहाँ पे यहाँ से xb से लेते हैं 4, ये 1 1 1 0, इसको माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 1 -1 0 1, इसको अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 0 1 -1 2 1 0 -1 -1। ये आ गया मेरा इस S1 का जो एंट्री होगा, जो टर्म्स होगा, नंबर्स होगा, वो आ गया मेरा ये 2 0 2 1 और -1, ये आ गया। अब हम मिनिमम नहीं, सबसे पहले हम ZJ निकालेंगे। ZJ निकालने के लिए मैंने बताया जैसा कि CB इंटू x1 प्लस फिर CB इंटू x1, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ZJ का। CB इंटू 0 0 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1 3 0 प्लस 3 3 0 इंटू 2 0 प्लस 3 इंटू -1 -3 0 इंटू -3 -3, ठीक है। 0 इंटू 1 0 3 इंटू 0 0, ये मेरा हो जाएगा 0। यहाँ पे 0 इंटू -1 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3, तो 0 प्लस 3 3, ये आ गया मेरा ZJ। अब CJ माइनस ZJ देखते हैं। CJ माइनस ZJ 3 इंटू 3 -3 0 और 2 -3 5 0 -0 0 0 -3 यहाँ आ गया मेरा CJ माइनस ZJ। अब इसमें देखते हैं, यहाँ भी CJ माइनस ZJ देखते हैं। अभी भी मेरा एक टर्म ये, बाकी सारा तो 0 और निगेटिव हो गया, बाकी पर एक टर्म जो है वो 5 है, ये मेरा ना ही 0 हुआ ना ही निगेटिव हुआ। तो ये मेरा हाईएस्ट टर्म हो गया, हाईएस्ट वैल्यू हो गया CJ माइनस ZJ का। तो ये हो गया मेरा की कॉलम, ये मेरा की कॉलम हो गया। x2 की कॉलम मेरा x2 हो गया। अब देखते हैं मिनिमम जो वैल्यू हो गया, रेशियो xi का आता है, तो इसी कॉलम का एलिमेंट से, इसी कॉलम का नंबर से xb से डिवाइड कर देंगे। तो xb बाई 2 इक्वल टू 1 2 बाई -1। लेकिन एक बार ध्यान देना है कि अगर मेरा की कॉलम का एलिमेंट अगर निगेटिव में हो या 0 हो, उसका रेशियो हम लोग नहीं लेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ 1 आएगा, तो 1 आएगा, तो मेरा तो सिर्फ मिनिमम यही आ रहा है। तो इस रो को अब हम बाहर निकाल देंगे और यहाँ पे इंटर करेगा ये की कॉलम मेरा x2 का वेरिएबल, जो x2 का वेरिएबल है वो आ जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं की एलिमेंट इक्वल टू, ये मेरा की एलिमेंट हो जाएगा, जो रो का और कॉलम का इंटरसेक्शन जो होगा वो मेरा की एलिमेंट है। ये हो गया मेरा की एलिमेंट 2। और यहाँ देखते हैं आउटगोइंग वेरिएबल मेरा हो जाएगा, आउटगोइंग वेरिएबल मेरा S1 हो जाएगा। और यहाँ पे इनकमिंग वेरिएबल यहाँ पे x2 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे अब ना ही मेरा अभी भी 0 हुआ है ना ही निगेटिव हुआ, तो अब हमें एक और सिंप्लेक्स टेबल बनाना पड़ेगा। और 1 मिनट, ये मेरा स्टेप 3 था और इस टेबल का नाम देंगे, यहाँ पे तो मेरा इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल है, इस टेबल का नाम देंगे इम्प्रूव्ड
सिंप्लेक्स टेबल। चलिए अब एक और सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं। चलिए मैंने यहाँ पे सिंप्लेक्स टेबल बना लिया है। यहाँ वहाँ पे दिक्कत हो जाता है, इसीलिए मैंने स्टेप 3 का जो इम्प्रूव्ड सिंप्लेक्स टेबल था वो इसके बगल में ही बना लिया ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पे मेरा आउटगोइंग वेरिएबल S1 है, ठीक है। S1 यहाँ बाहर निकल जाएगा और इनकमिंग वेरिएबल S2 है। चलिए देखते हैं। यहाँ मेरा इनकमिंग वेरिएबल X2 है, S1 की जगह X2 आ जाएगा और यहाँ पे पहले से X1 आ जाएगा। X2 का कोएफिशिएंट देखते हैं। X2 का कोएफिशिएंट हो गया 2, X2 का कोएफिशिएंट हो गया 2 और X1 का कोएफिशिएंट हो गया 3। XB देखते हैं। XB हो गया। अब देखें यहाँ पे जो मेरा की एलिमेंट है ये की एलिमेंट यहाँ पे तो 2 है। तो जैसे कि मैंने पहले के फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि अगर 2 रहे तो उसको 2 से डिवाइड करके 1 बना लेंगे। तो यहाँ पे जो 2 है इसको 1 बना लेंगे और इसके बाद वाले जो टर्म है ये -1 है, इसको 0 कर देंगे। तो पहले इसको 1 बनाते हैं। ये टोटल XB से लेकर यहाँ तक इस रो को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ देखते हैं 2/2 1, 0/2 0, 2/2 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1/2, यहाँ पे -1/2। और अब इसको जो -1 है इसको हमको 0 बनाना है, लेकिन इसके हेल्प से जो यहाँ पे X2 मैंने अभी बनाया उसकी हेल्प से -1 को 0 करना है। तो 0 कैसे करेंगे? इसमें अगर X2 है 1 को ऐड यहाँ X2 1 है और यहाँ पे X2 -1, इसमें अगर 1 को ऐड कर देते हैं तो ये तो 0 डेफिनेटली बन जाएगा। तो चलिए ऐड करते हैं। XB से लेते हैं तो मेरा 2 1 -1 0 1 यहाँ पे आ गया 1 0 1 1/2 -1/2, ठीक है। अब ऐड कर देते हैं 3 1 1 -1 0 1/2, यहाँ पे 1 -1/2 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो सारे जो एंट्री है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 1 0 1/2 1/2, ठीक है। अब हम ZJ जितने भी टेबल हैं उन सब का मेथड बस सेम है। मैंने आपको वर्किंग रूल आपको पहले मैंने एक पेज का नहीं लिखा है, इसलिए कि क्वेश्चन से समझ में आसानी होती है, ना कि वर्किंग रूल अगर रट जाते हैं तो फिर भूलने का चांस बहुत बनता है। लेकिन अगर क्वेश्चन से अगर आप समझ लेते हैं तो आप मतलब कि अगर प्रैक्टिस भी करते हैं तो आप भूल नहीं सकते। चलिए ZJ निकालते हैं। ZJ निकालेंगे CB × XI, ठीक है। 2 × 0 0 प्लस 3 × 1 3, ये 2 प्लस 0 2 और 2/2 1 प्लस 3/2 1 प्लस 3/2 हो गया 5/2 -2 × -1/2 यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस 3 × 1/2 3/2 -1 प्लस 3/2, ये मेरा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब CJ - ZJ निकालते हैं। CJ - Z से 3 - 3 0 2 - 2 0 0 -5/2 -5/2, ठीक है। 0 - 1/2 -1/2,
तो चलिए यहाँ हम देख रहे हैं सी जे माइनस जेड जे जो है वो उसका जितना भी वैल्यू है सब ज़ीरो आ गया है या फिर निगेटिव में आ गया है। तो अब हमको आगे फर्दर कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं है या फिर आगे सिंपलेक्स टेबल बनाने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मेरा निगेटिव आ गया था और माइनस में आ गया था और ये ज़ीरो आ गया था, तो यहाँ पे मिनिमम भी निकालने का ज़रूरत नहीं था। मिनिमम इसलिए निकाला जाता है ताकि आपको इंटरसेक्शन मिल सके, जो रो होगा और की कॉलम होगा उसका इंटरसेक्शन मिल सके। तो यहाँ तो मेरा यहीं पे ज़ीरो और निगेटिव में आ गए। अब हम देखते हैं कि जो सिंस ऑल सी जे माइनस जेड जे इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, सी जे माइनस जेड जे इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन have been found, which is, देखिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन अब हमको निकालना है। तो यहाँ पे देखते हैं x2 बेसिक वेरिएबल जो देखते हैं x2 है और x2 का xb में जो वैल्यू रहेगा वो हो जाएगा x2 के इक्वल। तो x2 इक्वल टू 1 हो जाएगा, एक्स बी 1 है, x2 इक्वल टू 1 और यहाँ सही जा रहा है कि x1 इक्वल टू 3, ठीक है। ये मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकल गया कि x1 इक्वल टू 3 एंड x2 इक्वल टू 1। और यहाँ मेरा मैक्सिमाइजेशन का जो z निकल गया वो हो गया, यहाँ मेरा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 11, ठीक है। ये मेरा निकल गया x1 का वैल्यू और x2 का वैल्यू और मैक्सिमाइजेशन z का वैल्यू निकल गया 11। तो इसी प्रकार आप हर एक सिंप्लेक्स मेथड से हर एक LPP क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपने क्वेरीज़ को पूछ सकते हैं। अगर आपको यहाँ लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी मिनिमम XB बाई XI का जो रेशियो निकालते हैं वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू का रेशियो निकालेंगे। अगर निगेटिव वैल्यू रहेगा उसका रेशियो नहीं निकालेंगे, अगर निगेटिव और ज़ीरो भी रहेगा उसका भी रेशियो नहीं निकालेंगे, ठीक है। जैसे इसमें हम देखते हैं 2 है उसका रेशियो निकालें, -1 है उसका रेशियो हम लोग नहीं निकालते हैं। अब आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन दे देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा ताकि पता चले आप कितना समझ चुके हैं। मिनिमाइज z इक्वल टू x1 माइनस 3x2 प्लस 2x3 subject to constraints 3x1 minus x2 plus 3x3 equal to 7 minus 2x1 plus 4x2 less than equal to 12। एक और इनइक्वालिटीज़ ले लेते हैं, 4x1 प्लस 3x2 प्लस 8x3 लेस देन इक्वल टू 10, वेयर मेरा x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये आप सॉल्व करके देखिएगा सिंप्लेक्स मेथड से, जो कि आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा, उसके बाद सिंप्लेक्स मेथड से टेबल बनाइएगा। अगर निगेटिव आता है तो ठीक है, अगर नहीं तो अगर CJ माइनस जेड से
पॉजिटिव आ रहा है या फिर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो आप सिंपलेक्स मेथड से आगे फर्दर कैलकुलेशन करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो आपका आंसर भी दे देते हैं ताकि आप मैच कर सकते हैं आंसर। x1 इक्वल टू 4, x2 इक्वल टू 5, x3 इक्वल टू 0 और मेरा मैक्सिमम सेट इक्वल टू 11। आपको एक हिंट दे देता हूँ कि अगर यहाँ पे मिनिमम देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम में है, तो इसको मैक्सिमम में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। उसके लिए माइनस का साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको z स्टार से डिनोट कर देंगे। उसके बाद जो भी मैंने आपको सॉल्यूशन बताया, जो मैंने आपको जो भी मेथड बताया, उससे आप सॉल्व करके आप आंसर मिला चेक कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ। मैक्सिमम सेट इक्वल टू 2x1 प्लस 4x2 प्लस 3x3 प्लस x4 सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स होगा x1 प्लस 3x2 प्लस x4 लेस देन इक्वल टू 4। यहाँ पे x1 प्लस 3x2 प्लस x4 लेस देन इक्वल टू 4। 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 3। x2 प्लस 4x3 प्लस x4 लेस देन इक्वल टू 3, where x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आंसर होगा आपका x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 1, x3 इक्वल टू 1/2 and मैक्सिमाइजेशन z इक्वल टू 13/2। ये हो गया आज का लेक्चर। यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और जितना से ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि और बच्चों को पता चल सके और सिंपल मेथड से सिंपलेक्स मेथड वो बना सकें। थैंक यू।